सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत गरीब परिवार से थी। हमारे पास खाने पीने तक का पैसा नहीं होता था। मेरे माँ पापा की मृत्यु हो चुकी थी। हम 3 बहनें थीं, हमारा कोई भाई भी नहीं था। हम बहनों की शादी के लिए भी तो पैसों की ज़रूरत थी। मेरी बहनों की शादी के लिए भी तो पैसा चाहिए था। मेरी बहनों को दहेज ना दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। मैं नौकरी करती थी, वहाँ 4 लड़कों ने मुझे रात बिताने के लिए 50,000 रुपये की ऑफ़र की। मैं वहाँ चली गई। जब चारों लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली, उनका 5वां दोस्त भी आ गया। जैसे ही कमरे में आया, मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। क्योंकि अब सुनिए मेरी कहानी मेरी जुबानी। इंसान की समस्याएं जो होती हैं, वह सब कुछ करने पर मजबूर कर देती हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, या यूँ कहें कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं इंसान को ख़त्म कर देती है और वह कभी भी पूरी ना होने वाली इच्छाओं के सफ़र में निकल पड़ता है। वह छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़के ने भी मुझे नोच डाला था और अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर ली थी। ये सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था, ना ही अपने बदन में उठने वाले दर्द की परवाह था। लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सारा दर्द दर्द से चूर हो रहा था। ये सोचकर मेरी आत्मा तक कांप गई थी कि अभी 2 लड़के और साथ अपनी हवस पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें टाइम देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब मैं एक भारी रकम के लिए कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की समस्याएं मुझे इस मुकाम तक ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 4 लड़कों के साथ रात बिताने की हामी भर ली थी। नॉर्मल हालत में किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी नामुमकिन है, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे ये फैसला करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। वे सब लड़के नौजवान और तंदुरुस्त थे, जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवान ही एक पल में मुझे बेकाबू करके अपनी पूरी तरह हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफ़ा था जब मैं किसी आदमी के सामने में अपने आप को बेआबरू करा था। दूसरे लड़कों को निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं थोड़ा टाइम चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा, इतना टाइम नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। जल्दी ही मेरे पास चला आया और मेरी आंसुओं को नज़रअंदाज करता अपनी भूख मिटाने लगा। मेरे बदन में बर्दाश्त की अब शक्ति खत्म हो गई थी। मैं बार बार उसे अपने से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह इतनी ही मुझ पर हावी होता चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा है। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा गुस्से में मेरे पास आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं करती थी और चुप से खुद पर बीतने वाली सारी मुश्किलें बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा और जाते रहे। उसने और उन लोगों ने अपने दांतों के निशान मेरे गर्दन पर छोड़ दिए थे और कहने लगा, अगर उसे दोबारा मौका मिले तो वह मेरे साथ दोबारा टाइम बिताने आएगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने बदन पर डाली तो मैं कांप गई। बदन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म नहीं था। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज़्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान मेरे बदन पर दिखाई दे रहे थे। उन लड़कों ने भी 1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों ने मुझ पर जरा भी रहम नहीं खाया, और रहम खाता भी क्यों, उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी 1 रात खरीदी थी। वह तो इतना वसूल कर रहे थे और वह 1 रात मेरी जिंदगी की काली रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था, मुझे कुछ होश नहीं था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी। मैं धीरे धीरे तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और जब तीनों लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक चौथा दोस्त भी आ गया है, मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें मना कर पाती, और मना करने की मैं भूल भी नहीं कर सकती थी। जैसे ही 5वां लड़का कमरे में आया और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। और ये सब कहानी जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम अनु है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। मैं अभी सरकारी स्कूल से 12वीं की थी और 12वीं में अच्छे नंबर आए थे। लेकिन आज के टाइम में 12वीं पास भी कुछ नहीं होता। लोग ग्रेजुएशन करके भी डिग्रियां हाथों में लिए घूमते रहते हैं, और लोग मास्टर करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेट रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज़ा मुझे उस टाइम हुआ
जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली, हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी लाइन लगी होती थी जो अपनी बारी के इंतज़ार में होते थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की की नौकरी कहाँ से हो सकती थी, जिसके पास ना ही कोई एक्सपीरियंस था और ना ही कोई बड़ी डिग्री थी। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बन चुकी थी, क्योंकि पापा और मम्मी के मरने के बाद बुरी तरह से गरीबी ने हमारे घर में दम तोड़ दिया था। मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी और मैं ही कमाने वाली थी। हम 3 बहनें शादी के लिए लगभग हो चुकी थी। मेरी छोटी बहनें अभी स्कूल में पढ़ रही थीं। उनके लिए पढ़ाई के लिए खर्चे की जिम्मेदारी भी मेरे सर पर थी। इन सब के बोझ भी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि पापा कितने जतन करके हमारे लिए रोटियां कमाते थे। मैं हमेशा ही पापा से इस बात पर नाराज़ रहा करती थी कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी से पापा का चेहरा हमेशा उतर जाता था। बड़ी मोहब्बत से मुझे बुलाकर कहते थे, अनु तो फिक्र ना कर, एक ना एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नजर नहीं आता था। और फिर एक रात पापा नींद में ही भगवान को प्यारे हो गए थे और जब हम पर सुबह एक कयामत बीती, पापा हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि पापा हमारे लिए किस तरह अहमियत रखते थे। जब तक उनका साया हमारे सरों पर था, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रें और खाने पीने की ज़रूरत तो पूरी कर रहे थे। पापा के मरने के बाद कुछ दिन तक तो पड़ोस वालों ने हमारे खाने पीने की और हमारी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सभी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे। आज के दौर में कौन किसका पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश करने के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरत के लिए बाहर की दुनिया किस तरह मुश्किल थी। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली और हर कंपनी के बाहर हजारों नौजवान पहले से ही खड़े होते थे। मैंने स्कूलों के तरफ भी अपना कदम बढ़ाया था, वहाँ भी मेरी हालत ख़राब हो गई। आधे दिन से भी ज़्यादा काम करने के बाद सिर्फ 7,000 रुपये मिल रहे थे, जिसमें घर की रोटी रोजी भी बहुत मुश्किल से चलती थी। उसमें भी हर स्कूल वाले मुझे मेरा एक्सपीरियंस पूछते थे। मेरा मुंह खाली रह जाता था और नौकरी तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तब मेरी एक दोस्त के भाई ने मुझे एक जाने माने बाबा उनके फार्म हाउस पर मुझे नौकरी मिल गई थी, जहां हर टाइम आदमियों का बहुत भीड़ रहा करता था। काले रंग का बिल्कुल ही टांगों से चिपका हुआ कोट पैंट मेरे को दे दिया गया, जिस पर बाबा हाउस का नाम लिखा हुआ था और मुझे अगले दिन ही नौकरी पर बुलाया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब अजीब से तकाजे थे, मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडल सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे बाल कंधों पर फैले हुए हों और वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर घर से निकलती थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे ये नौकरी करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। पापा के होते हुए तो कभी बिना ज़रूरत घर से निकलने की नौबत भी नहीं आई थी, और बाबा हाउस में तो इतने सारे आदमियों की भीड़, इतना तंग पहनावा करके खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही कठिन काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा लेती है। मैं वहाँ से वापस घर आई तो मेरी बहनें दरवाजे पर खड़ी परेशानी से मुझे देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आने लगे। मैंने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग दरवाजे पर क्यों खड़े हो? वह रोते हुए कहने लगी, कुछ नहीं दीदी, बिजली की मीटर वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली काट दी है। बहनों की बात सुनकर तो मेरा दिल धक सा होकर रह गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बिजली के बिना गुजारा करना बहुत मुश्किल काम था। पिछले 3 महीने से हम बिल नहीं दे पाए थे और शायद इसलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। मेरी बहनों के आंसू ने मेरे फैसले को बहुत आसान कर दिया था। मैंने उन लोगों को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक नौकरी अच्छी जगह पर मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। मेरी बहनें मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, अब तुम ही हम लोगों की माँ और बाप हो, हम लोगों का सहारा हो। तुम्हें ही अपनी बहनों की शादियाँ करनी हैं और तुम्हें कंधे पर ही हम सब की जिम्मेदारियाँ हैं। मैं ये सोच रही थी कि मैं ये जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे ये फ़र्ज़ निभाना था। बहनें पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है। इसलिए मैंने बहनों से कह दिया कि एक बड़ी सी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का टाइम दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक है और ये बात मैं बड़ी मुश्किल से अपनी बहनों को बताई थी। मेरी नौकरी का टाइम जानकर मेरी बहनें
बहुत परेशानी में पड़ गई थी। कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 3 बजे बुलाया जाएगा? मैंने झूठ कह दिया था कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 20 घंटे चलाती है। उस टाइम पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि मेरी बहनों ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया और वे लोग भगवान से प्रार्थना करने लगी। अगली दोपहर 2 बजे मैं बाबा हाउस के लिए चली गई थी। मुझे कहाँ पता था कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म बाबा हाउस में ही बदला था। मैनेजर ने मुझे बाबा हाउस के दरवाजे पर ही खड़ा कर दिया था और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, उसके लिए तुम हर आते जाते को वेलकम करोगी। और साथ ही मुझे डांट कर कहा, ये कैसे मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं बिल्कुल शर्मिंदा हो गई थी क्योंकि मेरे पास मेकअप भी नहीं था। एक दूसरी लड़की के मेकअप से उसने मेरी गहरी सी लिपस्टिक लगा दी और बड़ी तेज़ी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी। उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद ही पूरी तरह निखर गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी और जब वह लड़की कहने लगी, ये लोग खूबसूरत देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी ये नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि मेरे खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी साबित हुआ था। 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने जाने वाले आदमियों को और औरतों को वेलकम कर रही थी। जहां औरतों की तादाद कम थी, ज़्यादा आदमी आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैर में ज़्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बस के धक्के भी खाते हुए घर पहुंचना था। 12 बजे करीब मैं घर पहुंची थी। मेरे इंतज़ार में मेरी बहनें जाग रही थीं। मैंने अपने बहनों के साथ बैठकर खाना खाया और जल्दी ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे अपने पापा बहुत याद आ रहे थे। मेरे पापा मेरा ही सबसे ज़्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे ही किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ़ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन फिर से दोपहर 2 बजे घर से निकल गई। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था बल्कि एक ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। ये काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा क्योंकि कुछ ही देर में अंदाज़ा हो गया था ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती उसमें से अक्सर आदमी मुझे सर से लेकर पांव तक घूरते रहते और मुस्कुराते थे। बदले में मुझे भी मुस्कुराना पड़ता था क्योंकि मेरी नौकरी का काम ही यही था। वह लोग जानबूझकर ऑर्डर देने में काफ़ी टाइम लगाते थे और कभी कभी तो ऑर्डर देते टाइम इस तरह करीब आ जाते थे कि मेरा सांस रुकने लगता था। बाबा हाउस भी मुझ जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ आने वाले ज़्यादातर आदमी पीने और अय्याशी की वजह से ही आते थे। दिन यूं ही तेज़ी से बीतते जा रहे थे। मुझे यहाँ नौकरी करते करते महीना हो गया था। उस एक महीने में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। आदमियों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना। लेकिन इस नौकरी की सबसे अच्छी ये बात थी कि तनख्वाह से हटकर उस एक महीने में टिप काफ़ी पैसा जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल भर दिया था। धीरे धीरे मैं बाबा हाउस के माहौल की आदी बन गई थी। 4 लड़के रोज ही शाम के टाइम बाबा हाउस आते और सबसे आखिरी वाली सीट पर बैठ जाते और वे टेबल मेरे हिस्से में थी और रोज़ाना मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वे चारों ही 24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे गहरी निगाहों से देखा करते थे। आज भी उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। उसने जल्दी अपना कार्ड निकाल कर मेरे आगे रख दिया और कहने लगा, तुम मुझे शरीफ लड़की लगती हो। अगर किसी चीज़ की भी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। बिना सोचे समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जेब में रख लिया था। वह मुस्कुराकर उसके बाद ये सिलसिला रोज ही होता रहा। मैं उनका ऑर्डर लेने के लिए जाती थी और उनमें से कोई ना कोई मुझसे कोई सवाल पूछ लेता। रोजाना होने वाली उस मुलाकात की वजह से हमारे बीच बातचीत की थोड़ी बहुत झिझक भी खुल गई थी। दूसरा महीना भी एक पल झपकते ही बीत गया था। फिर बहनों ने एक दिन मुझे बताया कि मेरी छोटी बहनों ने मुझे बताया कि हमारे रिश्तेदार जो चाचा लगते थे उन्होंने मेरी बहनों के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था। उन्होंने बताया कि हमारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वे लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। अपनी बहनों की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी क्योंकि अभी तो मैं घर का खर्चा ही अपने कंधों पर उठा पाई थी। शादी की जिम्मेदारी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और बहनें मुझसे कहने लगी, तुम अपनी कंपनी से लोन ले लो,
कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए लोन मिल गया तो हम दोनों बहनों की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बहनें भी सोच रही थी कि उनकी शादी हो जाएगी तो हम लोगों का बोझ भी मेरी बहन पर कम हो जाएगा और ज़्यादा पढ़ाने की शक्ति तो मुझ में भी नहीं थी। मैं इस जॉब से बहुत परेशान थी। अब मैं बहनों को क्या बताती कि मैं तो बाबा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही हूँ, लाख रुपए मुझे कहाँ से मिलते। बहनों ने जब मुझे कहा था तो मैंने उनको किसी भी बात का जवाब नहीं दिया था, लेकिन बहनों के आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। बहनों को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले दिन मैं अपने नौकरी पर बहुत परेशान लग रही थी और सारा टाइम परेशानी में बिता दिया था और ये बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझसे कहने लगी, क्या बात है अनु, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मैंने उससे बताया कि बहनों की शादी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर ये कहने लगी, तुझे इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, साधारण तरीके से फेरे डलवा कर विदाई कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। वह ठीक ही तो कह रही थी, इतनी परेशानी में तो साधारण तरीके से शादी में क्या बुराई थी। मैंने ये बात अपनी बहनों को बताया था, लेकिन मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, किसी को हमारी समस्याओं का पता नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थमा दी है और अगर मैं खाली हाथ अपनी बहनों को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी जिंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। बहनों की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ऐसी जगह शादी करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर मेरी बहनें नाराज़ हो गई और कहने लगी, भगवान करे हम बहनों की अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तुम उसमें भी नुक्स निकाल रही हो। अगर आज हमारे माँ पापा जिंदा होते तो मुझे तुम्हारी मिन्नतें ना करनी पड़ती और खुद ही वो मेरे लिए कैसे भी करके पैसे जमा कर लेते। बहनों की आंखों में आंसू आ गए थे। उनकी बात ने मेरा दिल भी दुखा दिया था। वह ठीक ही तो कह रही थी, अगर माँ पापा जिंदा होते तो वह कैसे भी करके पैसा जमा कर लेते। बहनों को गले से लगाया, उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूँगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी। माँ बाप का होना वाकई औलाद के लिए बहुत ही बड़ी ताकत होती है। वे अपनी जान पर खेल कर भी औलाद को ज़िंदगी के सारे सुख देते हैं और मेरे लिए अपने माँ बाप की जगह लेना बहुत मुश्किल काम था। यूँ दिन परेशानी में बीत रहे थे। मैंने बाबा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नज़रों से उसने मुझे देखा था, मैं खुद ही ज़मीन में गड़ती चली जा रही थी। लड़के अब भी रोज़ाना बाबा हाउस आते थे और मैं उनका ऑर्डर लेने गई। उनमें से एक ने कहा कि क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रही हो, आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वे लोग बार बार पूछ रहे थे। मैं उनसे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहती थी, फिर भी मैंने उनसे अपनी सारी परेशानी बता दी, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपनी समस्याएं बता सकूं। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस तरह परेशान हैं। आपको अपना कार्ड किस लिए दिया है? आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं परेशान होकर उसके चेहरे को देखने लगी। ये सोच भी नहीं सकती थी कि वे 4 अजनबी लड़के मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन चारों ने जल्दी ही मुझे 2 लाख रुपए की ऑफ़र कर दी थी। मैं हैरानी से उनको आंखें फाड़े उनकी तरफ देख रही थी। वो कहने लगे, 2 लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे भी उनके लिए कुछ काम करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल ठिठक कर रह गई थी। उन लड़कों को मुझसे क्या काम हो सकता था, ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने जल्दी घबराकर कहा कि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं करती। वह हंसकर कहने लगे, हमने सिर्फ ऑफ़र की है, कबूल करना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में 2 लाख रुपए आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत की गिरवी रखकर 2 लाख हासिल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। मैं अपनी समस्याओं से पूरी तरह थक चुकी थी और जब लौटकर घर आई तो मेरी बहनें और मेरे इंतज़ार में थी। बहनों ने बताया कि उन दोनों के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वे साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इस तरह एक खर्चे में दोनों की शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वहीं 1 महीने का टाइम सुनकर मेरी जान निकल गई। पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं हो सकता था और बहन मुझ पर उम्मीद बांधे बैठी हुई थी। मैंने एक नज़र अपनी बहनों के चेहरे पर डाली
जहाँ बहुत साल के बाद मुझे खुशी की लहर नज़र आई थी। मैं बहनों के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई में बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दौर में शादी में बगैर दहेज दुल्हन विदा करना भी एक ज़माने की बुराई थी। मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा बरकरार रखना चाहती थी। मैंने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग शादी की तैयारी पक्की कर दो, मैं पैसों का इंतज़ाम कर लूँगी। मेरी बात सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वे लोग इस बात से तो बिल्कुल बेखबर थे कि ये खुशी मेरी आबरू की बर्बादी के बदले उन्हें मिलने वाली है। अगले दिन मैंने उन चारों लड़कों को हामी भर ली। वह मुस्कुराकर कहने लगे, हम जानते थे आप ज़रूर मान जाएंगी। इन चारों ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी और मैंने बहनों को बताया कि साल के अंत की वजह से कंपनी में काम बहुत ज़्यादा है, मुझे एक रात कंपनी में ही बितानी होगी। कंपनी ने मेरे लोन को मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हूँ। लोन पास होने की बात सुनकर बहनें इस तरह खुश हो गईं। उन्होंने मुझे रात रुकने की परमिशन भी दे दी थी और मैं बाबा हाउस से छुट्टी लेने के बाद उन चारों लड़कों के साथ चली गई। उन चारों लड़कों ने मुझे अपनी हवस का निशाना बना डाला और जब पांचवा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून से भरा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने जल्दी से मुझे अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शायद कोई जानने वाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ अच्छी हुई थी, लेकिन मेरा जख्म मेरे बदन पर गवाही दे रहा था। वे लड़का उन चारों का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी। उसे मुझ पर रहम आ गया, नहीं तो शायद मैं उसी बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने अपनी बहनों को फ़ोन करके बताया कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा उठाया और उसके दोस्तों से लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए थे। वे चारों बहुत अमीर लड़के थे। वे लोग चाहते तो मुझे बर्बाद किए बिना मेरी मदद कर सकते थे। मेरी तबीयत ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और पैसे भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफ़र दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहाँ इज्जत से नौकरी करूँगी। आज मेरे दोनों बहनों की शादी हो गई थी और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी, आज के दौर में बिना मकसद के मदद करने वाले लोगों की तादाद होने कम हो गए हैं। मेरी ये कहानी सुनने वाले लोगों से मेरी उम्मीद है हमेशा बाहर नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़रों से देखें, क्योंकि ये बहुत ही मजबूरी की हालत में अपने घरों से निकलती हैं, चाहे फिर वे तंग कपड़े पहनकर किसी बाबा हाउस दरवाजे पर खड़ी हों या किसी जगह पर काम करती हों। उन्हें आप रिस्पेक्ट की नज़रों से देखें, क्योंकि हर कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाता। उसके लिए भी पहुंच होनी चाहिए और हाथ में पैसे होने चाहिए, तभी आगे की कार्रवाई जल्दी होती है। नहीं तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों लड़कियां कोर्ट में धक्के खा रही हैं, इंसाफ की भीख मांग रही हैं। मैं तो कोई कोर्ट कचहरी नहीं गई। मैंने इसलिए अपनी ये दर्द भरी कहानी लिखी है। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मेरी ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।